हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस का एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। ठीक है, 11.1 हमने कर लिया है और आज हम 11.2 करेंगे। पिछले एक्सरसाइज में हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम थोड़ा सा समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो बच्चों, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा और हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, जब एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है और जब एक वैल्यू कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन इसको हम एग्जांपल से समझते हैं जिससे हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक हम ना ऐसे टेबल बना लेते हैं। पहले ये मैंने एक टेबल बना लिया है। ठीक है, और इधर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इधर हमने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ पेन्स। ठीक है, अब देखिए थोड़ा समझिए। मान के चलिए मेरे पास 20 पेन्स हैं। कितने पेन्स हैं? 20। और मुझे इन 20 पेन को इक्वली डिवाइड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट में। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक ही बच्चा होगा तो ये जो उसको कितने पेन्स मिल जाएंगे? सारे के सारे पेन फिर मुझे उसी को देने पड़ेंगे। ठीक है, अब मान के चलिए हमारे पास 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो अब ये 20 पेन्स को हम इक्वली 2 बच्चों में कैसे डिवाइड करेंगे? तो दोनों को हमें 10-10 करके देने पड़ेंगे। इसी तरह से मान के चलिए कि हमारे पास 4 बच्चे हैं। ठीक है, अब इन 20 पेन्स को अगर हमें इक्वली 4 बच्चों में डिवाइड करना है तो हमें 20 को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करने पड़ेगा 4 से। तो हमारे पास आता है 5, यानी हर बच्चे को कितना पेन मिलेगा? 5। तो इस तरह के जो वैल्यूज होते हैं जिसमें एक वैल्यूज जब बढ़ता है तो दूसरा वैल्यू कम हो जाता है। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसको हम x बोल देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम x से डिनोट कर देंगे और नंबर ऑफ पेन को हम y से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमेशा तो इसमें देखिए जैसे जैसे x को हम बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू कम हो रही है, यानी x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम y को बढ़ा देंगे तो x फिर कम हो जाएगा, y हम ज़्यादा कर देंगे तो x क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जब एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वाली वैल्यू कम हो रही है। तो ऐसी जो वैल्यूज होते हैं ना जिसमें एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, उसको इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स। अब ये प्रोपोर्शन क्या है? तो प्रोपोर्शन का मतलब है जब भी आप x और y को मल्टीप्लाई करें, तो जो वैल्यू आएगी आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। जैसे देखिए फर्स्ट केस में जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 इंटू 20 दैट इज 20। सेकेंड केस में भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10 दैट इज ऑल्सो 20। थर्ड केस में भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 5, तो ये हो गया 4 इंटू 5 दैट इज ऑल्सो 20। तो आप देख रहे हैं जब भी हम x और y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। तो इसको हम प्रोपोर्शन कहेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन। यानी जब एक वैल्यू बढ़े और दूसरी कम हो जाए तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। और उनका जो प्रोडक्ट हो वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये x के वैल्यूज को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। ठीक है, और इस y के वैल्यूज को हम कह सकते हैं ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए हमेशा आपको याद रखना है कि x1 इंटू y1 की वैल्यू x2 इंटू y2 के वैल्यू के बराबर होती है। दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। अब मान के चलिए कोई आपसे कहता है कि हमारे पास नंबर ऑफ बच्चे हैं 5। मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं? 5। तो अब कितने पेन मिलेंगे हर बच्चे को? अब कितने पेन मिलेंगे आपको ये निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? दिस इंटू दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस इंटू दिस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू, मान के चलते हैं हम इसको y बोल देते हैं। ठीक है, ये हो गया 5 इंटू वाई। ठीक है, अब देखिए 4 इंटू 5 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू वाई। 5 कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 4। तो हमारा यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे हमारा y की वैल्यू आ गया 4। यानी अगर नंबर ऑफ बच्चे 5 हो जाएंगे तो नंबर ऑफ पेन 4, यानी हर बच्चे को 4 पेन्स मिलेंगी। तो आप देख रहे हैं
बस यही है इन्वर्स प्रोपोर्शन और इसी पे बेस्ड है हमारा एक्सरसाइज 11.2। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। आपको बताना है इसमें से कौन कौन से इनवर्स प्रोपोर्शन में हैं। ठीक है, इसमें से कौन कौन से हमारे इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरा वाले वैल्यू घट रहा है। अगर ऐसा होगा तो हम कह देंगे इनवर्स प्रोपोर्शन में है, और अगर नहीं होगा तो हम कहेंगे ये इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वर्कर ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, यानी नंबर ऑफ वर्कर है और टाइम टू कंप्लीट द जॉब है। एक तरफ है नंबर ऑफ वर्कर, दिस इज आवर एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है, तो ये आपका है नंबर ऑफ वर्कर्स, हम एक तरफ लिख देते हैं और एक तरफ हम लिख देते हैं टाइम टू कंप्लीट जॉब। ठीक है, इस तरह से हम मान के चलते, मैं आपको समझाने के लिए एक बताऊंगी, बाकी सब आपको मैं ऐसे ही वर्बली बता दूंगी। ठीक है, मान लीजिए बच्चों नंबर ऑफ वर्कर हैं 100। ठीक है, 100 वर्कर जब काम को करते हैं तो उनको मान के चलते हमें 10 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, 100 वर्कर काम को करते हैं तो उनको 10 दिन का टाइम लगता है। तो अगर 200 वर्कर काम को करेंगे तो उनको 5 डेज का ही टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि जब नंबर ऑफ वर्कर बढ़ेंगे तो टाइम हमारा कम हो जाएगा। तो दिस इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन। हम क्या कहेंगे? दीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन because if there are more workers then it will take lesser time to complete the job, because if there are more worker then it will take lesser time to कंप्लीट द जॉब। तो आप देख रहे हैं जब एक वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वैल्यू मेरी कम हो रही है। तो इसी तरह की जो रिलेशन होता है इसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ये आपका हो गया यस। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्टेंस है आपका, जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्मली है, मतलब स्पीड ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, एक सेम स्पीड से व्हीकल चल रही है। तो टाइम टेकन फॉर जर्नी एंड द टाइम डिस्टेंस ट्रेवल। तो देखिए जब आपके पास में टाइम ज्यादा होगा तो आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। अगर स्पीड सेम है तो टाइम के हिसाब से डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर आप 1 घंटा चलोगे, हो सकता है 1 घंटे में 5 किलोमीटर आपका व्हीकल चल रहा है, तो 2 घंटे में वो 10 किलोमीटर चलेगा, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब ना तो घट रही है और नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है, ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि नो, these are not in inverse proportion because in more time we may cover more distance. In more time we may cover more डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड तो आपकी सेम है। तो जब स्पीड सेम है तो ज्यादा टाइम आप चलोगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। तो दिस इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, नॉट ए इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। ठीक है, ये कहता है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। अगर हम लैंड के कल्टीवेशन का एरिया को बढ़ा देंगे तो क्रॉप हार्वेस्टेड क्या होगा? तो देखिए जब एरिया बढ़ेगा तो क्रॉप हार्वेस्टेड भी बढ़ेगा। जब आप ज्यादा एरिया में क्रॉप्स लगाओगे तो आपको हार्वेस्टिंग भी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हम लिखेंगे नो, दीज आर
not in inverse proportion because in more area more quantity of crop may be harvested. Because in more area more quantity of crops may be harvested. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एरिया में ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ क्रॉप हार्वेस्ट करेंगे हम. ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे. इसका फोर्थ पार्ट है द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल. तो देखिए, टाइम और स्पीड की बात कर रहा है. ठीक है, किसकी बात कर रहा है? टाइम की और स्पीड की. थोड़ा हम इसको समझते हैं. बच्चों देखो, अगर हमारी स्पीड मान के चलो है 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अगर हमारी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और हमें कहीं जाने के लिए टाइम लगता है, मान के चले टाइम लगता है हमें 30 मिनट्स का. ठीक है, तो अगर हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, मान लो हमारी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, तो अब हमारी जाने के लिए टाइम क्या लगेगा? 15 ही मिनट टाइम लगेगा. कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे स्पीड आपकी बढ़ेगी टाइम आपको कम लग रहा है. यानी जब एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू कम हो रही है. इसका मतलब ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन है. ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको क्या कि दीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. दीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन because with more speed we may complete a certain distance in lesser time. We may complete a certain distance in lesser time. यानी ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन है. ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में. इस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन. अगर हमारी किसी भी जगह का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो पर पर्सन के हिसाब से लैंड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. यानी पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लैंड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. मान लीजिए हमारे पास इतना बड़ा लैंड है और इस लैंड में हम 4 लोग आराम से रह सकते हैं. तो अगर लोगों का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? लैंड का ये कम हो जाएगा. ठीक है, तो उनको कम लैंड मिलेगा रहने के लिए. तो जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लैंड क्या हो रहा है? कम हो रहा है. तो दिस इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन. हम क्या लिखेंगे इसको कि these are in inverse proportion because if the population is increasing, if the population is increasing, then area of the land per person will be decreasing. यानी जब लैंड बढ़ेगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लैंड छोटा हो जाएगा. ठीक है, तो ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन था. चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 है इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द विनर्स. एक टेलीविजन गेम शो हो रहा है जिसमें प्राइज मनी 1 लाख रुपए रखी गई है और उसको विनर्स के बीच में डिवाइड करना है. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स. तो कह रहा है प्राइज मनी आपका फिक्स्ड है 1 लाख और नंबर ऑफ विनर्स में उसको इक्वली डिवाइड करना है. ठीक है, तो देखिए ये आपका टेबल गिवन है बुक में कि नंबर ऑफ विनर अगर एक ही विनर बनेगा तो वो 1 लाख रुपए उसको मिल जाएगा. अगर 2 विनर बनेंगे तो 50 हज़ार रुपये मिलेंगे उसको. यानी कि देखिए जब नंबर ऑफ विनर बढ़ रहा है तो प्राइज मनी कम हो गया. जब 4 विनर्स होंगे तो और क्या हो जाएगा? प्राइस और कम हो जाएगा क्योंकि 1 लाख फिर 4 लोगों में बटेगा.
5 विनर होंगे तो 1 लाख फिर 5 लोगों में बटेगा तो प्राइज मनी और कम हो जाएगा। तो इस तरह से जब नंबर ऑफ विनर्स बढ़ रहे हैं तो प्राइज मनी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये टेबल है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, एक तरफ है नंबर ऑफ विनर्स, नंबर ऑफ विनर्स, और एक तरफ है प्राइज मनी, प्राइज मनी। ठीक है, नंबर ऑफ विनर 1 है तो प्राइज मनी आपका है 1 लाख, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर नंबर ऑफ विनर 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है और 20 है। इस तरह से नंबर ऑफ विनर्स आपके हैं 2 4 5 8 10 20। ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है कि 50,000, अगर 2 है तो 50,000 है। तो देखिए जब नंबर ऑफ विनर 4 होंगे तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हम इसको कैसे निकालेंगे जरा देखिए। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। तो हम लिखेंगे क्या, 2 इंटू 50,000 इज ऑल टू 4 इंटू, मान के चलते ये हमारा है y1, ये y1, ये y2, ये y3, ये y4 और ये y5। इसका हमने अलग अलग नाम दे दिया। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, x इंटू वाई और x इंटू वाई सेम होना चाहिए। बस यही लिख देते हैं हम, 4 इंटू y1, अब यहाँ पे हो गया 2 इंटू 50,000 बाई 4 इजल टू y1, 2 1 2 2 2 4, ये 25,000। यानी जब नंबर ऑफ विनर 4 होगा तो हमारी प्राइज मनी क्या हो जाएगी, 25,000। नंबर ऑफ विनर 5 होगा तब प्राइज मनी कितनी हो जाएगी, तो इसमें भी हम निकाल लेते हैं। 4 इंटू 25,000 इज ऑल टू 5 बाय, हमने 5 इंटू y2 बोला इसको, ये y2 है हमारा, तो ये को फिर सॉल्व कर देते हैं। 4 इंटू 25,000 अपॉन 5 इज इक्वल टू y2, 5 5 जा 0 0 0, 4 5 जा 20, सो 20,000 इज इक्वल्स टू y2। y2 कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 20,000। ठीक है, चलिए आते हैं हम इस पे, इसको हमने y3 माना है तो इन दोनों का और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा सेम होना चाहिए, ये भी निकाल लेते हैं हम। 5 इंटू 20,000 इज ऑल टू 8 इंटू y3, सो 5 इंटू 20,000 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू y3। इसको हम काट देते हैं 4 से, 4 2 जा, 4 5 जा 0 0 0, फिर ये कटेगा 2 से, 25 0 0, तो ये आपका आ गया कितना, ये आपका आ गया 525 जा 12500 इज ऑल टू y3, तो ये हमारा y3 आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं 12500। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, ये 8 इंटू दिस इज ऑल टू 10 इंटू y4, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका 8 इंटू 12500 इज इक्वल टू 10 इंटू y4, सो y4 निकालने के लिए 10 को इधर लाके डिवाइड करना पड़ेगा। 8 इंटू 12500 अपॉन 10 इज इक्वल टू y4, ये 0 और ये 0 कट हो गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1 2 3 4, सो 10,000। कितना आ गया y4, y4 आ गया आपका 10,000, तो यहाँ पे आ गया 10,000। अब ये 20 आ गया, नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं हमारे, 20 है, तो चलिए ये भी निकाल लेते हैं हम। तो इसके लिए हमें इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट को सेम करना है। ठीक है, ये हो गया 10 इंटू 10,000 इज ऑल टू 20 इंटू y5। बच्चों ये जो हम y1 y2 y3 लिख रहे हैं ना, उसको सफिक्स में लिखना है नीचे, है ना। जैसे y1 को हमें y के नीचे 1 लिखना है, y2 को y के नीचे y2 लिखना है, y3 को y के नीचे थोड़ा सा ऐसे, इसको हमने सिर्फ इसको नंबरिंग किया है, तो नंबरिंग बहुत ही छोटा छोटा सफिक्स में लिखना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ना ऐसे लिख देते हैं, देखिए y1 y2, तो ये गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, अब यहाँ पे हम 20 को इधर लाके डिवाइड कर देते हैं। 10 इंटू 10,000 बाई 20 इज इक्वल्स टू y5, ये 0 कट, 2 1 2 2 5 जा, 5 इंटू 1000 इज 5,000। जब नंबर ऑफ विनर्स 20 होंगे तो हमारा प्राइज मनी हर एक विनर को कितना मिलेगा,
सिर्फ 5000 मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं इन सब में देखिए, जब एक वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वैल्यू कम हो रही है, तो ये क्या है, ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ये क्या है, ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो हमें बस ये लिखना है इसमें कि बस इसमें हमें ये कंप्लीट करना था और कुछ करना नहीं था। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। He wants to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. रहमान को एक व्हील बनाना है और उस व्हील में नंबर ऑफ स्पोक्स लगाने हैं। तो बच्चों देखो, ये पूरा व्हील है, इसमें कितने स्पोक्स लगे हैं, इसमें 4 स्पोक्स लगे हैं। तो जब 4 स्पोक लगेंगे तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो ज़्यादा होगा। 90 90 90 90 का एंगल बन रहा है, क्योंकि पूरा एंगल मिला के 360 होना चाहिए। तो ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब जब हम नंबर ऑफ स्पोक बढ़ा के 6 कर देंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल और छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर जब हम 8 करेंगे तो ये एंगल और छोटा हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये जो गिवन टेबल है उसको कंप्लीट करना है। तो ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, जिसमें नंबर ऑफ स्पोक्स जब बढ़ेगा तो एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स कम हो जाएंगे। जितने कम स्पोक लगाओगे आप उतने ज़्यादा एंगल बिटवीन द स्पोक्स बनेगा। जैसे देखिए, ये मेरा एक व्हील है, ये मैंने एक व्हील लिया, मान लीजिए मैंने इसमें सिर्फ एक ही स्पोक लगाया, ये एक स्पोक ऐसे लगा दिया, तो ये एंगल 180, ये एंगल 180 बन गया, यानी स्पोक्स के बीच का एंगल 180 बन गया। अब देखिए, मान लो मैंने इस व्हील में 4 स्पोक्स लगा दिए या 2 स्पोक्स लगा दिए, एक इधर से भी लगा दिया, इधर से भी लगा दिए। ठीक है, इसमें हमने 2 स्पोक लगाए थे तो एंगल्स था 180 डिग्री। इसमें हमने 4 स्पोक्स लगाए तो एंगल देखिए, सारे एंगल्स कितने के बनेंगे, ये 90 डिग्री के एंगल बन गए, यानी एंगल कम हो गया। अब हम अगर ज़्यादा स्पोक्स लगाएंगे तो ये एंगल और छोटा हो जाएगा। तो नंबर स्पोक्स जब हम बढ़ा रहे हैं तो एंगल बिटवीन द स्पोक्स कम हो रहा है। तो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और इसके टेबल को हमें कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है, तो हम इस टेबल को अब कंप्लीट करेंगे। एक तरफ हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्पोक्स और यहाँ लिखेंगे एंगल बिटवीन देम, यानी एंगल बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए पहले हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। 4 है, देन 6 है, देन 8 है, देन 10 है, देन 12 है। ठीक है, अब इसमें गिवन है एंगल, जब 4 स्पोक्स है तो 90 डिग्री है, तो 6 स्पोक्स में कह रहा है 60 डिग्री है, तो 8 स्पोक में कितना होगा। तो देखिए, हमने इसको मान लिया है, ये है y1, ये है y2 और ये है y3। हमें y1, y2 और y3 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। 6 × 60 मस्ट बी इक्वल टू 8 × y1। ठीक है, हम लिखेंगे 6 × 60 इज इक्वल टू 8 × y1। सो 6 × 60 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू y1। ये हम काट देते हैं, 2 3 जा, 2 4 जा, 4 15 जा। सो ये हो गया 45 इज इक्वल टू y1, यानी इस y1 की वैल्यू कितनी आ गई, इस y1 की वैल्यू आ गई 45। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे, इस y1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 45। यानी देखिए, जब नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहा है तो एंगल बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स क्या हो रहे हैं, हमारे कम हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है ये। जब आपका नंबर ऑफ स्पोक्स 8 है और एंगल 45 डिग्री है, तो कह रहा है जब 10 होगा तो एंगल क्या होगा। इसमें भी इनवर्स प्रोपोर्शन लगाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बराबर होना चाहिए। तो 8 × 45 इज इक्वल टू 10 × y2। सो 8 × 45/10 इज इक्वल्स टू y2 हो जाएगा हमारा। तो काट देते हैं, 4 2 जा, 4 5 जा, 5 9 जा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देख लीजिए, ये हो जाएगा y2 इज इक्वल्स टू 18 9, ये 4 था, 4 9 जा 36 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया 36 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 36 डिग्री।
ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ठीक है। तो इसमें भी वही करना है हमें कि 10 इंटू 36 इक्वल टू 12 इंटू y3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 36 बाई 12 इक्वल टू y3, 12 3 जा 30 डिग्री, यानी y3 कितना हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया हमारा 30 डिग्री। यानी देख रहे हैं आप, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ स्पोक्स को इंक्रीज कर रहे हैं हमारे बीच के कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स जो हो रहे हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कुछ क्वेश्चन है पीछे, जरा हम देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है ये। आर द नंबर ऑफ स्पोक एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक इन इनवर्स प्रोपोर्शन, कह रहे हैं कि क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शंस में हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि सिंस the number of spokes and angle between the pair of consecutive spokes are when the number of spokes increases the angle between the consecutive spokes decreases, so it is in inverse proportions, ठीक है। पर ये रीजन नहीं पूछ रहा, आपसे सिर्फ पूछ रहा है कि क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो आप लिख दोगे यस, यस दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, दे आर इन इनवर्स proportion because when number of spokes increases, angle between consecutive spokes decreases। तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन द व्हील विथ 15 स्पोक। कह रहा है अगर 15 स्पोक हैं तो कितना होगा एंगल बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स। तो इसमें हम एक काम करते हैं, एक और बढ़ा देते हैं और यहाँ पे हम 15 लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए ये सब हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 12 इंटू 30 इज इक्वल टू 15 इंटू, इसको हम y4 मान देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया y4। सो 12 इंटू 30 बाई 15 इज इक्वल्स टू y4, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 15 1 जा 15 2 जा, सो 24 डिग्री इक्वल टू y4। y4 की वैल्यू कितनी आ गई, अगर आपने नंबर ऑफ स्पोक्स को 15 कर दिया तो कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स के बीच का जो एंगल है वो हो जाएगा 24 डिग्री, ठीक है। थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का है कि हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द नंबर ऑफ इफ द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक इज 40 डिग्री। अगर एंगल 40 डिग्री का है तो कितने स्पोक्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब समझिए इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा इधर को कर देते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है। तो कह रहा है अगर एंगल 40 डिग्री की है तो ये स्पोक्स कितने होंगे, ठीक है। तो सेम चीज हम यहाँ पे करते हैं, 15 इंटू 24 इज इक्वल्स टू, इसको हम x मान लेते हैं ऊपर वाले को, तो ये हो जाएगा x इंटू 40, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 15 इंटू 24 बाई 40 इज इक्वल टू x। तो 4 से हम काटते हैं, 4 10 जा और इधर से 4 6 जा 24, फिर 3 से और ये 5 से, फिर 5 1 जा 5 5 3 जा, सो x इज इक्वल्स टू 9। अगर कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स 20 के में अगर 4, इसमें कह रहा था कि अगर एंगल बिटवीन दैम इज 40 डिग्री तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होंगे। तो हमने सिंपल से जो हमारा फॉर्मूला है वो हमने डाल दिया कि भाई दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, तो दोनों का प्रोडक्ट इक्वेट कर दिया और वेरिएबल को हमने निकाल लिया, ठीक है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। कह रहा है एक बॉक्स में स्वीट्स हैं और स्वीट्स को हमने डिवाइड किया है 24 बच्चों के बीच में, तो हर बच्चे को 5 स्वीट्स मिल रहा है। हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस टू 4। तो 5 बच्चे थे, 24 बच्चे थे तो नंबर ऑफ स्वीट्स 5 मिल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अगर बच्चे 4 हो जाएंगे तो कितने स्वीट्स मिलेंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम इसको टेबल बना लेते हैं छोटा सा।
ये ऐसा बना लिया हमने। एक तरफ हमने लिख दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और एक तरफ हमने लिख दिया है नंबर ऑफ स्वीट्स, नंबर ऑफ स्वीट्स। अब बच्चे कितने हैं 24, स्वीट्स कितने मिल रहे हैं 5। कह रहा अगर इफ द नंबर ऑफ if the box of sweet is divided among 24 children they will get 5 sweets, how many would each get if the number of children is reduced to 4। कह रहा अब बच्चे 20, पहले 24 बच्चे थे ना, अब बच्चे जो है ना वो 4 कम हो गए, तो 4 कम हो गए मतलब 24 में से 4 माइनस कर दीजिए आप, तो आप 20 बच्चे हो गए, ठीक है। अब कितने बच्चे हो गए 20, और आपको ये निकालना है तो इसको हम x मान लेते हैं जो हमें निकालना है, ठीक है। पहले थे 24, अब कह रहा है कि 4 बच्चे कम हो गए यानी 20 बच्चे हो गए, तो अब कितने स्वीट्स मिलेंगे, ठीक है। फॉर्मूला वही होगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। 24 इंटू 5 इक्वल्स टू 20 इंटू एक्स, 24 into 5 is equals to 20 into x. So 24 into 5 by 20 is equals to x. 5 1 5, 5 4, 4 1 4 6. So x is equal to 6. यानी अब हर बच्चे को कितने स्वीट्स मिलेंगे 6 स्वीट्स मिलेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब कम हो रहे हैं तो नंबर ऑफ स्वीट्स हमारे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, a farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? एक आदमी के पास, एक आदमी नहीं, एक किसान है, किसान के पास इतना फूड है कि वो 20 एनिमल्स को 6 डेज तक खाना खिला सकता है। तो अगर उसके पास 10 मोर एनिमल्स आ गए तो वो खाना वो कितने दिन तक चलेगा, ठीक है। तो एनिमल्स जब बढ़ रहे हैं तो खाने नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, खाने क्या वो कम हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसके लिए भी हम छोटा सा एक टेबल बनाते हैं। पहले टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, बस आप टेबल बना लेना और आप देख लेना कि जो हमारे कंडीशन है जब एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ रही है या घट रही है, बस यही आपको देखनी है। अगर एक बढ़ेगी और दूसरी भी बढ़ेगी तो आपको डायरेक्ट लगाना है ना। और अगर एक बढ़ेगी और दूसरी घटेगी तो इनवर्स के लिए प्रोडक्ट लेना है आपको। तो एक तरफ हम लिखेंगे नंबर ऑफ एनिमल्स और एक तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं 20, तो डेज क्या है 6। अब कह रहा है कि भैया 10 एनिमल और बढ़ गए यानी अब एनिमल 30 हो गए, तो ये क्या होगा, तो इसको हमने x मान लिया। फिर वही होगा इनवर्स में क्या होगा, जब नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज कम हो रहा है, इसका मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम कि इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट सेम होगा। सो 20 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 30 इंटू एक्स। सो 20 इंटू 6 बाई 30 इज इक्वल टू एक्स। 0 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 2 जा। सो एक्स इज इक्वल टू 4। यानी अब जो खाना है वो सिर्फ 4 दिन ही चलेगा। दस द फूड विल लास्ट फॉर 4 डेज, यानी फूड जो है वो 4 ही डेज तक चलेगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेटेड दैट 3 पर्सन कुड रीवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो घर बनाता है, तो उसने ये एस्टिमेट लगाया कि भाई 3 लोग अगर काम करेंगे तो जसमिंदर के घर को 4 डेज में वो रिवायरिंग कर लेंगे। इफ़ ही यूजेस 4 पर्सन, अब वो 3 की जगह पे अगर 4 लोगों को यूज़ करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा जॉब को कंप्लीट करने के लिए। तो जब ज़्यादा लोग काम को करेंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो इसमें भी हम वही एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। पहले एक तरफ हम लिख देते हैं नंबर ऑफ डेज और एक तरफ नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। नंबर ऑफ डेज 4 है तो नंबर ऑफ पर्सन 3। अब कह रहा है कि अगर हमारे पास 4 लोग हैं तो कितना टाइम लगेगा, तो 4 लोग हैं ये आपको निकालना है, इसको हमने एक्स मान लिया। फिर फॉर्मूला लगा देंगे 4 इंटू 3 इक्वल्स टू एक्स इंटू 4। सो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू 4। 4 इंटू 3 बाई 4 इज इक्वल टू एक्स। 4 4 कैंसल्स आउट, सो एक्स इज इक्वल टू 3। यानी अब वो काम कितने दिन में खत्म करेंगे 3 डेज में, ठीक है। द नंबर ऑफ डेज requires to complete
कंप्लीट द जॉब इज 3, यानी 3 दिन लगेगा उसको जॉब को कंप्लीट करने में। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये है अ फैक्ट्री नहीं 7 ये है ना। अ बैच ऑफ बॉटल वेयर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। एक तरफ नंबर ऑफ बॉटल्स गिवन है और एक तरफ नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन है। ठीक है, अगर 12 बॉटल्स है तो नंबर ऑफ बॉक्स 25 लग रहा है। तो कह रहा है अगर 20 बॉटल्स है तो कितने बॉक्स लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अगर 2 इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, पहले हम उन 2 इंफॉर्मेशन को लेके टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एक तरफ हम लिखते हैं नंबर ऑफ बॉटल्स और एक तरफ हम लिखते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, नंबर ऑफ बॉटल्स हमारा 12 है, नंबर ऑफ बॉक्सेस 25 है, नंबर ऑफ बॉक्सेस 20 है, नंबर ऑफ बॉक्स x। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 20 इंटू 25 इज ऑल टू 20 इंटू एक्स। तो ये हम सॉल्व कर देते हैं। 12 इंटू 25 बाई 20 इज इक्वल टू एक्स। 5 से काट देते हैं। 5 4 जा, 5 5 जा, 4 1 जा 4, 4 3 जा, सो 15। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 15। यानी नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड टू पैक दिस बॉटल इज 15। सो नंबर ऑफ बॉक्सेस required to pack these bottles is 15। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि a factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days। ठीक है, इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ मशीन्स और नंबर ऑफ डेज हमारे पास गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, नंबर ऑफ मशीन्स और नंबर ऑफ डेज। एक तरफ हम लिख देते हैं नंबर ऑफ मशीन्स CHINES और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो कह रहा है अगर हमारे पास 42 मशीन्स हैं तो ये 63 डेज तक है। ठीक है, एक आर्टिकल को बनाना है तो अगर आपके पास 42 मशीन्स है तो उसको बनाने के लिए 63 डेज का टाइम लगता है। अगर आपको उसको 54 डेज में बनाना है तो आपको कितने नंबर ऑफ मशीन्स चाहिए। तो जगह अगर आपको काम को जल्दी करना है, इसका मतलब आपको नंबर ऑफ मशीन्स ज़्यादा चाहिए, है ना। तो हम वही करेंगे। 42 इंटू 63 इज ऑल टू एक्स इंटू 54। ठीक है, तो 42 इंटू 63 इज ऑल टू एक्स इंटू 54। एक्स निकाल देते हैं हम यहाँ पे। 42 इंटू 63 बाई 54। इसको हम 9 से भी काट सकते हैं। 9 7 जा, 9 6 जा, 6 1 जा, 6 7 जा, सो ये कट गया। x इज इक्वल्स टू 49। यानी अब आपको नंबर ऑफ मशीन्स कितने चाहिए होंगे। अगर काम को 54 डेज में कंप्लीट करना है तो आपको नंबर ऑफ मशीन्स 49 चाहिए होगा। ठीक है, इसको हम लिख देंगे हेंस द required number of machines is equal to 49। ठीक है, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km per hour. How long will it take when the car travels at a speed of 80 km per hour? कह रहा है कि एक कार को एक सर्टेन डेस्टिनेशन पे जाना है और अगर कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो उसको 2 घंटे का टाइम लगता है अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। अगर कार की स्पीड 80 किलोमीटर हो गई तो उसको कितना टाइम लगेगा। यानी स्पीड बढ़ गया तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा। जब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इसमें लिखेंगे स्पीड। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर आई थिंक इट इज 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो एक टेबल छोटा सा बना लेते हैं पहले हम। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम स्पीड को किस में लिया हमने, किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइम।
टाइम को हमने लिया आवर्स में। तो स्पीड अगर हमारी 60 है तो हमें 2 घंटे का टाइम लग रहा है। कह रहा अगर स्पीड हमने 80 किलोमीटर पर आवर कर दिया तो बताओ टाइम क्या लगेगा। इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोर द स्पीड लेस विल बी द टाइम, सो इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 80 इंटू एक्स। सो 60 इंटू 2 अपॉन 80 इज इक्वल टू एक्स। 0 0 कट गया, 2 1 2 2 4 जा, और ये 3 और ये 2। सो ये हमारा आ गया x इज इक्वल्स टू 3/2 यानी 1/2 आवर। कितना टाइम लग रहा है, 1/2 आवर्स यानी 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, 1 आवर्स एंड 30 मिनट, 30 मिनट्स। ठीक है, चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, टू पर्सन कुड फिट न्यू विंडोज इन अ हाउस इन 3 days। 2 लोग एक नए विंडो को एक घर में 3 दिन में फिट कर देते हैं। तो वन ऑफ द पर्सन फेल इल, एक आदमी बीमार हो गया। बिफोर द वर्क स्टार्टेड, वर्क स्टार्ट होने से पहले एक आदमी बीमार हो जाता है। हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। तो आप कितने लोग बचे, आप सिर्फ 2 लोग बचे। तो 2 लोग में आपको उस वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा, यानी 3 दिन में उसको काम करने के लिए तीन दिन उनको लगता था एक विंडो को फिट करने के लिए। ठीक है, तो अब अगर 2 ही लोग बचे, ठीक है, 2 लोगों को 3 दिन का टाइम लगता था, उसमें से एक बीमार हो गया, तो अब एक आदमी बच गया, तो एक आदमी को कितना दिन का टाइम लगेगा। तो जब ज्यादा लोग थे तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा, अब कम लोग हैं तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएगा, तो इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो हम इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन लगाएंगे। सबसे पहले हमारा वही छोटा सा काम है जिसमें हम टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने से हमारा 50% काम हो जाता है। ठीक है, एक तरफ हम लिखते हैं नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, और एक तरफ हम लिखते हैं नंबर ऑफ डेज। तो अगर 2 लोग हैं तो 3 दिन का टाइम लगा। अब एक बीमार हो गया, इसका मतलब 2 - 1 हो गया, तो अब एक ही आदमी बचा है, तो उसको एक्स डे मान लेते हैं हम कि उसको एक्स डे का टाइम लगता है। अब हम इसको लिख सकते हैं, चाहो तो आप एक लाइन इसमें लिख भी सकते हो कि द लेसर द नंबर ऑफ पर्सन मोर विल बी द नंबर ऑफ डेज, सो इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, बट हम डायरेक्ट कर देते हैं 2 × 3 इज इक्वल टू 1 × x। सो 2 3 जा 6 इज इक्वल टू x, यानी 6 डेज अकेला बंदा करेगा तो उसको 6 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, तो लिखोगे हेंस द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन मैन टू फिट द विंडो इज 6, यानी 6 दिन टाइम लगेगा अगर वो अकेला करेगा तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन था। इसमें ना एक और पार्ट में है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 day। अगर एक ही दिन में विंडो को कंप्लीट कर लेना है तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर एक ही दिन में काम को कंप्लीट करना है, यानी कि इसको थोड़ा हम और बड़ा कर देते हैं, इसमें और वैल्यू, नंबर ऑफ डेज अगर 1 है तो आपको ये निकालना है, इसको हम y मान लेते हैं। नंबर ऑफ डेज आपका गिवन है 1, तो कह रहा है कितना आदमी की जरूरत पड़ेगी अगर हमें एक ही दिन में काम को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसमें भी हमें इनवर्स प्रोपोर्शन लगाना है, लगा देते हैं। ये हो जाएगा 2 × 3 इज इक्वल टू y × 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 3 यानी 6 हो गया, और ये y हो गया, यानी कि अगर एक दिन में कंप्लीट करना है तो आपको 6 बंदों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। थोड़ा सा हमें लिखना भी पड़ेगा इसमें, तो हम लिख भी देते हैं। इसमें हम लिखेंगे हेंस 6 persons are required to fit all the windows in 1 day। अगर सारे विंडोज को एक दिन में ही आपको फिट करना है तो 6 लोगों की जरूरत पड़ेगी। नाउ लेट अस कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आवर स्कूल हैज 8 periods अ डे ईच ऑफ 45 minutes। एक स्कूल में 8 periods हैं, दिन में 8 periods होते हैं, और हर पीरियड्स का जो ड्यूरेशन है वो 45 minutes का है। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 period। कहता है अगर स्कूल ने 8 period की जगह पे 9 period कर दिया तब जो पीरियड का ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा। अज्यूमिंग दैट नंबर ऑफ स्कूल आवर टू बी द सेम। कह रहा है स्कूल आवर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है,
स्कूल आवर को हमें सेम ही लेना है, बस हमें क्या करना है, नंबर ऑफ पीरियड्स को बढ़ाना है। ठीक है, तो इसमें भी हम यही करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। एक छोटा सा टेबल बना लेंगे। एक तरफ हम लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, और यहाँ लिख देंगे हम नंबर ऑफ पीरियड्स। तो नंबर ऑफ पीरियड्स अगर 8 है तो इसको 45 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, 45 मिनट। तो अगर हम नंबर ऑफ पीरियड्स 9 कर दें तो इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम फिर इसमें वही इन्वर्स प्रोपोर्शन लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है जब हम नंबर ऑफ पीरियड्स को बढ़ाएंगे तो हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा वो कम हो जाएगा। तो 45 × 8 इज टू, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, x × 9। सो 45 × x बाई 9 इज टू x। 45 × x, हाँ 9 × 9, 9 × 5 जा, सो 5 × 8 जा 40। यानी अगर हम नंबर ऑफ पीरियड्स को एक बढ़ा दें यानी 9 कर दे तो ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड हो जाएगा 40 मिनट्स। तो हम लिखेंगे हेंस इन दिस केस द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इज इक्वल टू 40 मिनट्स। तो बच्चों ये हमारा था एक्सरसाइज 11.2